नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अपनी इस क्लास में एक वन एक्ट प्ले लेने जा रहे हैं, द नेवर नेवर नेस्ट। वन एक्ट प्ले, वी कैन से इट इज अ शॉर्ट ड्रामा, इट इज अ शॉर्ट प्ले। एक्चुअली अ ड्रामा हैज 3 और 5 एक्ट्स। एक नाटक में 3 अंक होते हैं या 5 अंक होते हैं, लेकिन वन एक्ट प्ले में, इसको हिंदी में एकांकी कहते हैं, तो इसमें केवल एक ही एक्ट होता है, एक ही अंक में पूरा नाटक हमारा खत्म हो जाता है। हमारा ये जो एकांकी है, वन एक्ट प्ले है, it is written by Cedric Mount. Cedric Mount is a British writer and is associated with film industry. One of his film, The Seventh Whale, has received Academic Award also in 1946. He has written various TV serials also, and this is very famous one act play. It is a kind of satire. एक तरह से ये व्यंग है समाज की एक ऐसी आदत पर जो आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में भी बहुत ज़्यादा है, जिसको हम कह सकते हैं परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट्स। हर एक चीज़ आप इंस्टॉलमेंट पर बाजार से खरीद के ला सकते हैं। इससे जितनी इनकम है उससे भी ज़्यादा खर्चा व्यक्ति कर देता है और ये उसके परिवार को डिस्टर्ब कर सकती है। तो एक तरह से एक व्यंग के रूप में हमें ये बताया गया है कि किस तरह से एक मकान में सब कुछ है लेकिन उनका खुद का कुछ नहीं है। सारी चीज़ें किस्तों पर है और इस कारण से उनकी मालकियत जो है वो उन दुकानदारों की है या उस बैंक की है जिसने उनको फाइनेंस किया है। अगर थोड़ी बहुत भी चूक हो जाए तो ये सारी चीज़ें उनके घर से उठाई जा सकती है। तो इसका जो टाइटल है, द नेवर नेवर नेस्ट, कह सकते हैं कि एक ऐसा घर जो कभी हुआ ही नहीं। घर को प्राय नेस्ट भी कह सकते हैं, घोंसला भी कह सकते हैं, आशियाना कहते हैं कि एक ऐसी जगह जो व्यक्ति मेहनत करके बनाता है अपने परिवार के लिए, जिसमें वो आराम से रह सके, जो उसका खुद का एक कोना होता है इस दुनिया में। लेकिन वो भी अगर उधारी पर, किस्तों पर बना हुआ है तो फिर वो लंबे समय तक नहीं टिक सकता। कोई भी आंधी आकर के उसको, उस घोंसले को उड़ा सकती है। तो दोनों ही अर्थों में हम नेस्ट कह सकते हैं, नेस्ट फॉर द कोजी कंफर्टेबल होम एंड नेस्ट फॉर द टेम्पररी नेचर, अनसर्टेन नेचर ऑफ सच टाइप ऑफ हाउस होल्ड्स। इसमें 4 कैरेक्टर है। जैक, उसकी पत्नी है जिल, और आंट जेन है जो कि उनके घर मिलने के लिए आती है, और एक छोटा सा रोल एक नर्स का है। तो एक्चुअल में तो आंट जो देखने के लिए आते हैं उसका घर देख करके उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि छोटी सी इनकम में इस तरह से वेल फर्निश्ड घर, और वो भी वो बताते हैं कि उन्होंने तो खरीदा हुआ है, ये कोई रेंट पर घर नहीं है, सारी चीज़ें उनकी खरीदी हुई है। तो कहते हैं कि ऐसे कैसे मैनेज कर रहे हो? तो बताते हैं कि सारी चीज़ें हमने इंस्टॉलमेंट पर ली हुई है। और इसका अंत जो हमारी कहानी का, इस वन एक्ट प्ले का, ये बड़ा ही मज़ेदार होता है, व्यंग पर होता है, तो उसको हम देखेंगे। तो हम अपनी कहानी शुरू कर रहे हैं। सीन, सबसे पहले सीन की सेटिंग है, चूंकि एक नाटक है तो ये ड्रामेटाइज प्रेजेंटेशन के लिए है। अ लॉन्च ऑफ जैक एंड जिल्स विला एट न्यू हेम्पस्टीड ब्रिटेन में एक जगह है, वहाँ पर उनका एक अच्छा सा घर है। उसके लाउंज में, बैठक में हम पहुँच रहे हैं। द एसेंशियल फर्नीचर कंसिस्ट ऑफ अ टेबल ऑन विच देयर आर राइटिंग मटेरियल्स एंड 2 चेयर्स। एक टेबल है, 2 कुर्सियाँ पड़ी हुई है। As the curtain rises, the lounge is empty, but Jack and Jill come in immediately, followed by Aunt Jane. पर्दा उठता है, ये दृश्य हमारे सामने आता है। जैक और जिल एंटर करते हैं स्टेज पर और उनके पीछे पीछे आंट जेन आई। एक्चुअल में आंट जेन को वो अपना पूरा घर दिखा रहे हैं घुमा करके। जिल कहता है, एंड दिस इज द लॉन्ज, ये हमारा लॉन्ज है। आंट जेन, चार्मिंग चार्मिंग, सच अ कोजी लिटिल रूम एंड सच प्रेटी फर्नीचर। कोजी इज कंफर्टेबल, कितना आरामदायक कमरा है और कितना सुंदर फर्नीचर इसमें आपने लगा रखा है, आपका घर तो बहुत ही सुंदर है, आंट जेन कहती है। जैक मॉडेस्टली विदाउट मेकिंग ए शो, बड़ी विनम्रता से वो कहता है, वी लाइक इट, हैंडी प्लेस टू सिट इन एंड लिसन टू द रेडियोग्राम।
अच्छा लगता है, हमें तो आपका घर अच्छा होना चाहिए, कहीं पर आप आराम से बैठ सकें और आराम से रेडियो सुन सकें। उन दिनों रेडियो वाज अ लग्जूरियस आइटम, इट वाज नॉट फाउंड इन एवरीबॉडीज हाउस। बड़ी कीमत हुआ करती थी रेडियो की भी। जैसे किसी ज़माने में अगर आपको याद हो तो किसी के घर में अगर टीवी होता था तो उसकी बड़ी खनक होती थी मोहल्ले में, उसी तरह से उस समय अगर किसी के घर रेडियो सेट है तो बड़े धनी माने जाते थे। तो हमें अच्छा लगता है कि कहीं आराम से बैठ के रेडियो सुने। ओह, हैव यू गॉट अ रेडियोग्राम एज वेल एज अ कार एंड अ पियानो? तो आपके घर में पियानो भी है, कार भी है और एक रेडियो भी है। वाई ऑफ कोर्स आंट जेन, यू सिंपली मस्ट हैव ए रेडियो नाउ डेज। क्यों नहीं, आजकल तो रेडियो होना ही चाहिए हर घर में। एंड इट इज सो नाइस फॉर मी व्हेन जैक इज अवे एट बिजनेस। जिल बोलती है, मेरे लिए भी अच्छा रहता है क्योंकि जैक तो अपने काम के सिलसिले में बाहर गया रहता है। आई इवन मेक ए मूव इट इन टू द किचन। जब वो बाहर जाता है तो मैं तो रेडियो को किचन में ही लगवा लेती हूँ। पहले रेडियो सेट बहुत बड़ा हुआ करता था, सो दैट आई कैन लिसन टू इट वाइल आई कुक। जैक, सिट डाउन आंट जेन, यू मस्ट बी टायर्ड एंड वी हैव शोन यू एवरीथिंग नाउ। आप बैठिए, पूरा घर तो हमने आपको दिखा दिया है, आप थक गई होंगी। व्हाट डू यू थिंक ऑफ अवर लिटिल नेस्ट आंट जेन? ये हमारा छोटा सा प्यारा घोंसला है जो हमने बनाया है, मैंने और जैक ने। क्या ख्याल है इसके बारे में आंटी? आई थिंक इट इज़ वंडरफुल माई डियर्स। The furniture and the car and the piano and the refrigerator and the radio. What's it? It's wonderful, really wonderful. आपके घर में तो सारी चीज़ें, रेफ्रिजरेटर है, रेडियो है, पियानो है, कार है, अच्छा फर्नीचर है, बहुत बढ़िया है। एंड वी ओ इट ऑल टू यू, ये सब आपकी ही मेहरबानी है। जैक कहता है, यस जैक, दैट्स व्हाट इज वरिंग मी। मैं भी इसी उधेड़ बुन में थी, मुझे भी इससे चिंता हो रही थी कि आखिर क्या मैंने तो कोई गलती नहीं कर दी। वरिंग यू आंट जी, आपको कोई चिंता हो रही थी? हमारा इतना सारा घर देख करके आपको चिंता हो रही थी? क्या बात है? यस, आंट उनको कह रही है कि उसको क्या चिंता खाई जा रही थी। दैट चेक आई गेव यू फॉर योर वेडिंग प्रेजेंट, इट वॉज ओनली 200 pounds, wasn't it? आई डिडेंट पुट 2000 बाई मिस्टेक। मुझे ये चिंता हो रही थी कि आपकी शादी पर मैंने आपको गिफ्ट दिया था, तो मुझे तो जहाँ तक याद है मैंने 200 पाउंड का चेक आपको दिया था गिफ्ट में। कहीं गलती से मैंने उसको 2000 का तो नहीं कर दिया था? मुझे ये चिंता खाई जा रही है कि कहीं मैंने आपको 2000 का गिफ्ट दे दिया हो और उससे आपने ये सारी चीज़ें खरीद ली हो, तो मुझसे वो कहीं गलती तो नहीं हो गई थी? एक्चुअल में इस तरह की गलती की संभावना नहीं है क्योंकि आंट ने भी अपना अकाउंट चेक किया होगा, लेकिन फिर भी चूंकि ये हमारा हंसी मजाक का पार्ट है, इसलिए वो कह रहे हैं कि कहीं भूल से मैंने 200 की जगह 2000 तो नहीं दे दिए थे आपको। वाई नो आंट जेन, व्हाट ऑन अर्थ मेड यू थिंक दैट? आखिर आप ऐसा कैसे सोचती हैं? व्हाट ऑन अर्थ एक तरह से अंग्रेजी में तकिया कलाम है, इसका कोई मतलब नहीं है। सो व्हाट मेड यू थिंक दैट? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आंट जेन रिलीव्ड, उसको बड़ा आराम पहुंचा कि नहीं, 2000 तो मैंने नहीं दिए। वेल दैट्स ऑल राइट, बट आई स्टिल डोंट ऑल टुगेदर अंडरस्टैंड। मुझे बात तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आई। दिस हाउस, इट इज़ वेरी लवली, बट डजंट इट कॉस्ट अ ग्रेट डील फॉर रेंट? इतना बढ़िया अच्छा आपका घर है तो किराया भी तो इसका लगता होगा, भारी भरकम किराया देते होंगे। रेंट? ओह नो, वी डोंट पे रेंट, ये किराए पर नहीं है। बट जैक, इफ यू डोंट पे रेंट यू विल गेट टर्न्ड आउट इनटू द स्ट्रीट। अगर तू किराया नहीं देता है तो फिर तो कभी भी मकान मालिक आके तुमको निकाल देगा। एंड दैट वुड नेवर डू, तो कभी भी अच्छा नहीं होगा। यू हैव जिल एंड द बेबी टू थिंक ऑफ नाउ, यू नो। तुम्हारी बीवी है, बच्चा है, उनके एक बच्चा भी है, तो तुम्हारी बीवी है, बच्चा है, ये तो कभी अच्छा नहीं होगा कि तुम्हें मकान मालिक आकर के बाहर निकाल दे। नो नो आंट जेन, यू मिसअंडरस्टूड मी, वी डोंट पे रेंट बिकॉज द हाउस इज अवर्स। मैंने जो आपको ये कहा है कि किराया देने की जरूरत नहीं, हम किराया नहीं देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये मकान हमारा ही है, हमने खरीदा हुआ है, किराए पर नहीं है। योर्स? वाई? यस, यू जस्ट पे 10 pounds एंड इट इज योर्स।
बस 10 पाउंड हमें चुकाने पड़ते हैं और ये मकान हमारा है। You see, Aunt Jane, we realized how uneconomic it is to go on paying rent year after year, when you can buy and enjoy a home of your own for 10 pounds and a few quarterly payments, of course. Why be Mr. Tenant when you can be Mr. Owner? तो जैक उनको बताता है कि वी मेड द कैलकुलेशन, एक तरह से वो बता रहा है कि हम कितने स्मार्ट हैं, हमने कैलकुलेशन की कि अगर किराए पर मकान ले तो बड़ा इट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन टू हैव अ रेंटेड हाउस। आपको हर महीने किराया चुकाना पड़ेगा, इससे तो अच्छा है कि जब खरीद ही लो और किराए की जगह किस्तें चुका दो, थोड़े समय बाद वो किस्तें चुक जाएगी और आप मकान के मालिक हो जाओगे। सो व्हेन यू कैन बाई एंड एंजॉय अ होम फॉर योर ओन फॉर 10 पाउंड्स, 10 पाउंड मुझे देने पड़े हर महीने, जो भी उनका हिसाब है देना पड़ता है। कुछ क्वार्टरली पेमेंट्स 3-3 महीने से किस्तें देनी पड़ती है, 10 पाउंड्स हो सकता है ऑन द टेबल पेमेंट उसने किया हो। सो आई प्रेफर टू बी मिस्टर ऑनर देन मिस्टर टेनेंट। तो मिस्टर किराएदार होने से तो अच्छा है कि मैं मिस्टर मालिक ही हो जाऊं। आई सी, यस, देयर इज समथिंग इन दैट, बात तो तुम्हारी सही है। इवन सो यू मस्ट बी गेटिंग ऑन वेरी वेल टू कीप अप अ प्लेस लाइक दिस। लेकिन अगर ऐसा घर भी अगर आप रखते हैं तो इसका मतलब है कि योर इकोनॉमिक कंडीशन, योर इनकम शुड बी वेरी गुड, आपकी इनकम अच्छी होनी चाहिए। ओह ही इज आंट जेन, पत्नी बोल रही है कि बिल्कुल आंटी जेन, जैक जो है उसकी माली हालत बिल्कुल ठीक है। वाई, ओनली लास्ट ईयर ही हैड अ 5 शिलिंग राइज, डिडंट यू जैक? पिछले साल ही 5 शिलिंग की इंक्रीमेंट लगाए, इसको 5 शिलिंग की इनकम इसकी बढ़ गई है। ऑफ कोर्स दैट वाज नथिंग रियली, आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस, और इस क्रिसमस तो मेरी 10 शिलिंग तनख्वाह बढ़ जाएगी, तो दिक्कत नहीं है कुछ भी आंटी। जैक, आई हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग, दैट कार इज इट योर्स? तो अब जैसे ही पहली परत हटी कि एक घर उन्होंने किस्तों में खरीदा हुआ है, आंटी का माथा ठनका, तो पूछा कि फिर ये कार? ऑफ कोर्स इट इज अवर्स, हमारी ही है। ऑल योर्स, पूरी की पूरी तुम्हारी? वेल नो, नॉट एग्जैक्टली ऑल, पूरी तो नहीं, यानी पूरी कहने का मतलब इसके तो तुमने पूरे पैसे चुका दिए, इसके तो तुम मालिक हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हाउ मच ऑफ इट? फिर बताओ कितनी कार तुम्हारी है, कितनी किसी दूसरे की है जिससे तुमने पैसे उधार लिए हैं। ओ आई शुड से द स्टीयरिंग व्हील एंड वन ऑफ द टायर्स एंड अबाउट 2 ऑफ द सिलेंडर्स। अगर मैं हिसाब लगा के बताऊं तो कार का एक तो स्टीयरिंग व्हील मेरा है, एक चारों में से एक टायर मेरा है, और इंजन के शायद 2 सिलेंडर मेरे होंगे। इतना पैसे हमने अभी चुकाए हैं, बाकी ये सब उधार में है, इसलिए इसका मालिक वो कंपनी है या वो व्यक्ति है जिससे हमने पैसे लिए हैं। बट डोंट यू सी, दैट इज द वंडरफुल थिंग अबाउट इट, यही तो मजे की बात है इस तरह के व्यवहार में, कि आप कार के मालिक नहीं हो लेकिन फिर भी आप कार में बैठ करके मालिक की तरह घूम रहे हो। ये उधार लेकर के खरीदने में यही मजा होता है। आई डोंट सी एनीथिंग वंडरफुल अबाउट इट, मुझे तो इसमें कोई जोरदार बात नजर आई नहीं। बट देर इज आंट जेन, यू सी, although we could never buy a car outright, we can enjoy all the pleasures of motoring for a mere 5 pounds down. Outright means immediately, तुरंत जाकर के हम कार तो खरीद नहीं सकते, लेकिन क्या है, you will have to make a payment of 5 pounds, आपको केवल 5 पाउंड देने हैं, कार घर ले आओ, बाकी किस्तों में चलता रहेगा और पूरी कार का मजा लो। एंड द रेस्ट बाय इजी इंस्टॉलमेंट्स आई सपोज, बाकी की आसान किस्तें चुकाते होंगे। एग्जैक्टली, तो ये जो बताता है कि टायर मेरा है, स्टीयरिंग व्हील मेरा, इसका मतलब अभी तक हमने इतनी किस्तें चुका दी है कि मैं ये कह सकता हूँ कि इस कार में से ये चीज़ें मेरी हो गई है। तो एक मजाक की बात है। व्हाट अबाउट द रेडियो? रेडियो कैसे? वेल दैट इज द, आप तो समझते हैं ये भी वैसे ही है। एंड द पियानो? पियानो का क्या? वेल ऑफ कोर्स द सेम केस, ये भी इसी तरह से आया हुआ है। एंड द फर्नीचर? आई एम अफ्रेड सो मीन्स द केस इज सेम, सारी चीज़ें मैंने किस्तों पर ही ली हुई है। आंट, आई सपोज ऑल यू ओन इज दिस लैक,
यानी ये जो तुम्हारा फर्नीचर है, जो ये टेबल सोफा वगैरह पड़ा हुआ है, इसका ये केवल एक पाया ही तुम्हारा हुआ होगा अभी। वेल नो, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट इज दैट वन। जिल बोलती है कि नहीं नहीं, जिस पाए की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो हमारा नहीं है, ये दूसरा हमारा हुआ है, ये भी एक मजाक की बात है। एंड द रेस्ट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज आई सपोज। और बाकी ये फर्नीचर का मालिक तो मिस्टर सेज होगा। मिस्टर सेज हो सकता है एक दुकानदार का नाम हो, और मिस्टर सेज वैसे उस आदमी को भी कहते हैं हु इज वेरी हेल्पफुल। तो किसी भले आदमी ने तुम्हारी मदद की होगी पैसे दे करके, हालांकि भला आदमी इट इज टू से इन एन आयरॉनिकल वे, ये भी एक तरह से व्यंग में है, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट में ब्याज चार्ज किया जाता है, कोई वैसे ही फ्री में नहीं देता कि आप ले जाओ इसको खरीद लो, बाद में धीरे धीरे चुका देना। यस, बाकी सब मिस्टर सेज का है। वेल, आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन मिस्टर सेज पार्ट फॉर एनीथिंग फॉर एनीवन। शी स्टैंड्स अप। तो वो आंट जेन खड़ी हो जाती है, सोफे पर बैठी हुई खड़ी हो जाती है कि अगर ये सोफा तुम्हारा नहीं है तो दूसरे आदमी के सोफे पर मैं नहीं बैठूंगी। नाउ टेल मी, हाउ मच डू ऑल दीज इंस्टॉलमेंट्स कम टू? ये सारी किस्तें आती कितनी है तुम्हारी? जैक, वेल एक्चुअली ही टेक्स आउट हिज पॉकेट बुक एंड कंसल्ट इट। पॉकेट बुक निकालता है, हिसाब किताब कर रहा है। एक्चुअली टू 14 पाउंड्स 8 पेंस अ वीक। एक्चुअल में यहाँ पर स्टूडेंट्स एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओरिजिनल जो टेक्स्ट है इसका लिखा हुआ, उसमें इट इज़ नॉट 14 पाउंड्स, इट इज़ 7 पाउंड्स अ वीक। हर हफ्ते हमें 7 पाउंड और 8 पेंस, 7 पाउंड और 88 पेंस हमें चुकाने पड़ते हैं। गॉड हेवंस, हे भगवान, एंड हाउ मच डू यू अर्न? इनकम कितनी है? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट इज 12 पाउंड्स, 12 पाउंड है। ओरिजिनल टेक्स्ट में ये भी 6 पाउंड है, तो यहाँ दोनों ही अमाउंट जो है वो डबल करके लिखी हुई है। हम इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट यही है कि वो 6 पाउंड कमा रहा है और 7 पाउंड 88 सेंट्स इंस्टॉलमेंट चुका रहा है। अपने टेक्स्ट के हिसाब से वो 12 पाउंड हर वीक कमा रहा है और 14 पाउंड और 88 पेंस हर वीक वो चुका रहा है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखें। हो सकता है अगर कहीं टेक्स्ट आपको दिया जाए तो उसमें $6, 6 पाउंड और 7 पाउंड वाली भी बात हो जाए। बट दैट्स एब्सर्ड, ये तो कोई ठीक बात नहीं भी आंट कह रही है। हाउ कैन यू पे 14 पाउंड्स 8 पेंस आउट ऑफ 12 पाउंड्स? 12 पाउंड अगर आपकी इनकम है तो आप उसमें से 14 पाउंड और 88 सेंट्स कैसे दे सकते हैं? ओह दैट्स इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती आंट। यू सी, all you have to do is to borrow the rest of the money for the payments from the thrift and provident trust corporation। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉरपोरेशन बना हुआ है, एक बैंक जैसी संस्था है, वहाँ से आपको पैसा उधार लेना होता है। जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है तो पैसा उधार ले लो। दे आर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक ऑन नोट ऑफ हैंड अलोन। जिल बोल रही है कि इतने भले आदमी है वहाँ के लोग तो, कि आपको केवल हाथ से रुक्का लिख के देना होता है कि मैं ये पैसे आपको लौटा दूंगा, मैं ये उधार ले रहा हूँ और ये पैसे आपको मैं इंस्टॉलमेंट में चुका दूंगा, और आप वहाँ से लोन ले सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाउ डू यू प्रपोज टू पे दैट बैक? वापस कैसे चुकाते हो? ओह दैट्स इजी टू, यू जस्ट पे इट बैक इन इंस्टॉलमेंट्स। आप इंस्टॉलमेंट में चुका दो। यानी पहले उन्होंने सामान भी उधार में इंस्टॉलमेंट पर लिया हुआ है, अब वो इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए उनकी इनकम पूरी नहीं पड़ रही है, तो उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए भी वो उधार ले रहे हैं और फिर उसको भी वो इंस्टॉलमेंट में चुका रहे हैं। इंस्टॉलमेंट्स। शी क्लैप्स हर हैंड टू हर फोरहेड एंड सिंक्स बैक वीकली इनटू द चेयर। वो अपना माथा थपथपाती है, हे भगवान, कैसे इंस्टॉलमेंट में आप सारे खर्चे किए जा रहे हो, और कुर्सी पर बैठती है। देन रियलाइजेज दैट शी इज सिटिंग ऑन मिस्टर सेज पीस एंड लीप्स टू हर फीट अगेन विद द लिटिल श्रीक। फिर उसको तुरंत याद आता है कि अरे ये तो कुर्सी भी मिस्टर सेज की होगी, तो वापस उठ जाती है, खड़ी हो जाती है। आंट जेन, इज एनीथिंग द मैटर? वुड यू लाइक टू लाई डाउन? वो जब चीख करके वापस खड़ी होती है तो उसको पूछ रहा है जैक कि क्या बात है।
कोई तबीयत वगैरह तो आपकी गड़बड़ नहीं है? क्या आप लेटना चाहेंगी, कुछ देर आराम करना चाहेंगी? लाई डाउन। डू यू सपोज आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ इन अ बेड दैट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज और मार्क्स एंड स्पेंसर और समबडी एल्स? नो, आई एम गोइंग होम। आप ये समझ रहे हैं कि मैं किसी दूसरे आदमी के बिस्तर पर लेट जाऊंगी, किसी दूसरे आदमी की कुर्सी में बैठ जाऊंगी? मैं तो यहाँ आई हूँ अपने जैक एंड जिल से मिलने के लिए, उनका तो घर में कोई चीज़ ही नहीं है, तो मैं क्यों दूसरे की किसी की चीज़ का उपयोग करूँगी? मैं अपने घर जा रही हूँ। ओ, मस्ट यू रियली गो? क्या जाना ही पड़ेगा? आई थिंक आईड बेटर, अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन, मैं आपको बस स्टेशन तक छोड़ दूंगा। व्हाट, ट्रेवल इन अ कार दैट हैज ओनली वन टायर एंड टू थिंग्स मीन्स? नो थैंक यू, आई विल टेक द बस। दूसरे की कार में भी मैं यात्रा करूंगी? क्या तू ऐसा सोच रहा है? नहीं, मैं बस लेऊंगी, ऐसा आंटी कहती है। तो कहानी का बाकी हिस्सा तो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे।